गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी बुक क्षितिज का लेसन 5 नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। इसको आज हम डिटेल में रीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसके जो लेखक हैं इसकी चपला देवी, उनके बारे में कुछ बताती हूँ। चपला देवी जी द्विवेदी युग की लेखिका थी। वह ऐतिहासिक सच्चाइयों के बारे में लिखती थी। यह जो पाठ है, नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, यह जो लेसन है यह भी सच्ची स्वतंत्रता कहानी पर, स्वतंत्रता की लड़ाई की कहानी पर आधारित है। चपला जी अत्यंत ही सरल, सहज एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करती थी। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने मातृभूमि को स्वतंत्र करवाने के लिए जिन देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनमें से मैना देवी का नाम भी आदर से लिया जाता है। और इस पाठ में सन 1857 में जब नाना साहब कानपुर में भीषण नरसंहार में असफल होकर वहाँ से निकलने लगे थे, तो वह अपनी बेटी मैना को साथ न ले जा सके थे और उनकी बेटी मैना जो थी वो वहीं महल में रह गई थी। और इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने जो मैना देवी के साथ बाद में अंग्रेजी सरकार द्वारा व्यवहार किया गया उसका वर्णन है। तो आइए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध, निरीह मतलब बिना किसी की का बुरा चाहने वाली, और निरपराध बिना किसी दोष के उस देवी को अग्नि में भस्म कर दिया, उसे जिंदा जला दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, अर्थात झकझोर देता है। जो पाषाण हृदय अर्थात पत्थर दिल को भी पिघला देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें थोड़ी बहुत संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप की गोली से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत ही सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना कर दिया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प से देखकर सेनापति को उस पर कुछ दया आई। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ये बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वासस्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ अर्थात जो निर्जीव वस्तु होती है उसे आपने क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत ही प्रिय है। इससे मैं प्रार्थना करती हूँ कि मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मैरी
में और मुझ में बहुत ही प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गई हैं। मैरी की मृत्यु से मुझे बहुत ही दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक भी है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसने बालिका को कहा कि पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। इस समय प्रधान सेनापति जनरल उटरम वहां पहुंचे। उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का बहुत ही क्रोध अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का पता नहीं लगा। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेनान साहब के सुविशाल राजमंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम पत्र में 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुरांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टाइम हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर उसका कर्तव्य ही भूल गए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेम लाभ हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। मैंने उसके मुंह की ओर देखा। आज स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, जिससे आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी न होने दी। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेदा महादेव चिट्टनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपम बालिका को जलती देख सब ने उस देवी को प्रणाम किया। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। आप इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस कल करेंगे। ओके, थैंक्स।